नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम चोल साम्राज्य पढ़ने जा रहे हैं। एक ऐसा साम्राज्य जिसने 12,000 द्वीपों पर कब्जा किया श्रीलंका सहित। और ये जो चोल साम्राज्य है इसकी जो स्थापना है वो संगम युग से होती है और 2-3 प्रकार से इसकी स्थापना चलती है। बाद में 9वीं शताब्दी से महत्वपूर्ण रूप से इसको पढ़ते हैं हम, और फिर चोल चालुक्य वंश भी इसी के अंतर्गत चलता है। तो आज हम चोल साम्राज्य जो पढ़ने जा रहे हैं उसके प्रारंभिक इतिहास से ही शुरू करेंगे, ठीक है। और अगर आपको देखिए वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी वीडियो, और अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। देखिए, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो उज्ज्वल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर आप रीट की तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पर राजनीतिक विज्ञान पढ़ाया जा रहा है, भूगोल, और इसके साथ इतिहास भी पढ़ाया जा रहा है। NCERT जो है वो भी आपको करवाई जा रही है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। चोल साम्राज्य। देखिए, चोल साम्राज्य जब हम पढ़ते हैं, ये जो हम क्वेश्चंस देख रहे हैं 57, और इसी 57 क्वेश्चंस के अंदर हम सभी जो राजा लोग हैं चोल साम्राज्य के वो कवर करेंगे, और वो भी व्याख्या सहित। तो आपको किसी भी प्रकार का जो है दिमाग में भ्रम नहीं रहेगा कि कौन सा राजा पहले आया कौन सा बाद में आया। तो चोलों की विस्तृत रूप से जानकारी इन 57 प्रश्नोत्तर के तहत आपको क्रमबद्ध रूप से दी जाएगी। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा, और इसको व्याख्या सहित हम देखने वाले हैं। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो सकती है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। चोलों का साम्राज्य यानी कि चोल साम्राज्य। पहला प्रश्न है, चोलों का प्रारंभिक इतिहास प्रारंभ होता है। देखिए, चोलों का प्रारंभिक इतिहास जो शुरू होता है वो 3री शताब्दी से शुरू होता है, यानी कि संगम युग से शुरू होता है। संगम कालीन साहित्य में कौन से 2 चोल नरेशों का प्रमुख रूप से उल्लेख मिलता है? तो देखिए, 2 चोल नरेशों का जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो संगम साहित्य से प्राप्त होती है। और कौन से चोल थे? एक था करिकाल और एक था कोचेन गनान, ठीक है। इसमें करिकाल जो है वो महत्वपूर्ण शासक रहा है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, चोल वंश जो है 3री शताब्दी से शुरू हो जाता है, लेकिन संगम साहित्य में हमें विस्तृत रूप से जानकारी नहीं मिलती। इसीलिए हम जो है आपके चोल साम्राज्य जो है उसे 9वीं शताब्दी से पढ़ना शुरू करते हैं, और यहीं से जो है प्रश्न हमारे बनने शुरू होते हैं। अगला है, चोल मंडलम स्थित था। अभी देखिए, जो हम बात कर रहे हैं चोल मंडलम की, ये आपके संगम युग की बात हो रही है। तो चोल मंडलम जो है वो कहाँ पर स्थित था? तो वो पेन्नार और कावेरी नदियों के बीच में पूर्वी तट पर स्थित था, पूर्वी समुद्री तट पर स्थित था। पेन्नार और कावेरी नदी यानी कि जिससे अगर ये हम स्थिति माने दक्षिण भारत थोड़ी इस साइड की, तो ये जो एरिया है इस साइड में जो है चोल मंडलम स्थित था। मान लीजिए उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या जो पश्चिम बंगाल वाला तट है उस साइड में। चोल मंडलम की राजधानी कौन सी थी? तो चोल मंडलम की जो राजधानी थी उरैयूर थी, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित था? यानी कि त्रिचनापल्ली जो है आज का त्रिचनापल्ली, उसके पास उरैयूर स्थित था। चोल साम्राज्य की स्थापना की तो किसने की है चोल साम्राज्य की? अब देखिए, यहाँ तक तो बात आ गई थी आपके संगम युग की, ठीक है, संगम युग की यानी कि 3री शताब्दी तक की। अब यहाँ से चोल साम्राज्य की स्थापना जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये हम बात कर रहे हैं 9वीं शताब्दी से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। देखिए, वास्तविक संस्थापक आप इसे कह सकते हैं, दूसरा संस्थापक आप इसको कह सकते हैं। क्योंकि देखिए, चोल साम्राज्य तो संगम युग से हम शुरू मानते हैं या उससे पहले से मानते हैं, तो इसको हम वास्तविक संस्थापक कह सकते हैं या दूसरा संस्थापक कह सकते हैं। पहला संस्थापक ये नहीं है, ठीक है। तो जो पहला संस्थापक है वो उसके बारे में जानकारी इतनी नहीं हमें प्राप्त होती है, ठीक है। बस 2 चोल नरेशों का ज्ञान हमें मिलता है संगम युग से, करिकाल और कोचेन गनान का। यहाँ पर स्थापना जो की है विजयालय ने की है, और वास्तविक संस्थापक इसी को माना जाता है। विजयालय ने उपाधि धारण की, तो कौन सी उपाधि धारण की है विजयालय ने? नर केसरी की उपाधि जो है धारण की थी। देखिए, थोड़ा सा विजयालय की बात करें तो ये जो था विजयालय, ये पल्लव जो है राजवंश उनका सामंत हुआ करता था, ठीक है। पल्लवों का क्या था? सामंत था।
कौन? विजयालय, और इसी ने स्थापना की थी, ठीक है। और इसने उपाधि कौन सी धारण की? नरकेसरी। देखिए जब हम चोल साम्राज्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो इनकी उपाधियां पूछ ली जाती हैं, इनके युद्ध पूछ लिए जाते हैं, इनकी राजधानी पूछ ली जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। उपाधि कौन सी थी? नरकेसरी। तंजौर या तंजावुर, ठीक है, तंजौर या तंजावुर को अपनी राजधानी किसने बनाया था? विजयालय ने बनाया था। किसने बनाया था? विजयालय ने बनाया था। देखिए इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया और तंजौर पर अधिकार कर लिया। और देखिए इसने जो राजधानी है वो उरैयूर, हमने अभी बात की थी उरैयूर की, तो ये जो चोल मंडलम की पहले जो राजधानी थी चोलों की उरैयूर, यहाँ से स्थानांतरित कहाँ पे कर दी? तंजौर में कर दी, ठीक है। और ये इनका जो है मुख्य जो कह लीजिए प्रशासन का केंद्र बन गया। चोलेश्वर मंदिर का निर्माता कौन है? तो चोलेश्वर, क्योंकि मंदिर के निर्माता भी पूछ लिए जाते हैं, तो चोलेश्वर मंदिर का निर्माता कौन है? विजयालय है। कौन है? विजयालय। तो देखिए विजयालय की बात करें तो वास्तविक संस्थापक कह सकते हैं, दूसरा संस्थापक कह सकते हैं। नरकेसरी की उपाधि इसने धारण की, और विजयालय ने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया, और चोलेश्वर मंदिर का निर्माता कौन था? विजयालय। पल्लवों को परास्त करके अपने राज्य को स्वतंत्र करके कोदंडराम की उपाधि किसने धारण की? देखिए जो पल्लवों को पूरी तरह परास्त करने का काम किया था वो किया था आदित्य प्रथम ने, ठीक है। आदित्य प्रथम कौन था? ये इसका जो पिता था ये था विजयालय, और विजयालय का पुत्र था आदित्य प्रथम। देखिए पल्लवों से पूरी तरह से आज़ादी जो दिलवाई है वो दिलवाई है अपने आप को या अपने राज्य को किसने? आदित्य प्रथम ने। और जो इसका पिता था विजयालय, उसने जरूर वो सामंत रहा और इसने तंजौर पर अधिकार भी कर लिया, पर एक आप बात कर लें अगर एक राज्य है तो राज्य के एक छोटे से हिस्से का शासक था विजयालय, और यहाँ पर जो आदित्य प्रथम है इसने अपने पूरे राज्य को जो है स्वतंत्र करवा लिया। किससे? पल्लवों से। और उपाधि कौन सी धारण की? कोदंडराम। याद रखिएगा उपाधि कोदंडराम किसकी है? आदित्य प्रथम की। उसका टाइम पीरियड कितना है? 875 ईस्वी से 907 ईस्वी। यहाँ से हमें टाइम पीरियड जो है इनका सही रूप से पता चलता है। मीनाक्षी मंदिर स्थित है, तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? देखिए मदुरा कह लें, मदुरई कह लें, ठीक है, मदुरई, तो मदुरई कह लें, मदुरा कह लें, ये पांड्य राजाओं ने जो है बनाया था, ठीक है। मदुरा को मीनाक्षी मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? मदुरा या मदुरै, और पांड्य राजाओं ने इस मंदिर को, मीनाक्षी मंदिर को बनवाया था। मदुरा के पांड्य राजा को हराकर मदुरै कोंड की उपाधि किसने धारण की? तो मदुरै कोंड की जो उपाधि धारण की है वो परांतक प्रथम ने की है। ये काफ़ी फेमस राजा रहा है, और इसका टाइम पीरियड जो है 907 से 953 ईस्वी है। किसका? परांतक प्रथम का टाइम पीरियड। और मदुरै कोंड की उपाधि इसने धारण की। किसने धारण की है? तो परांतक प्रथम ने मदुरै कोंड की उपाधि धारण की है। और परांतक प्रथम जो है इसने मदुरा के पांड्य राजा को हराया था और फिर मदुरै कोंड की उपाधि धारण की। वेलूर के युद्ध में पांड्य और श्रीलंका की संयुक्त सेनाओं को किसने हराया? तो जो हरा रहा है इसका मतलब काफ़ी बलशाली है, जिसने दो सेनाओं को अकेले ही पराजित कर लिया। एक श्रीलंका जो पूरा एक राज्य है, पूरा एक देश आप राज्य कह सकते हैं, उस समय देश नहीं कह सकते थे, तो वहाँ पर जो है इसने पांड्य और श्रीलंका की जो इकट्ठी सेना थी, संयुक्त सेना थी, उसे हराया। किसने? परांतक प्रथम ने। देखिए बुरी तरह पराजित किया था। और दक्षिण भारत की राजनीति में श्रीलंका की जो ये हस्तक्षेप था, इससे चोलों और श्रीलंका के बीच एक संघर्ष प्रारंभ हो गया था, और परांतक ने इस संघर्ष की जो है शुरुआत कर दी थी, और श्रीलंका का जो है हस्तक्षेप काफ़ी लंबे टाइम तक रहेगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए वेलूर का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया, तो आप ये कह सकते हैं आपके जो परांतक प्रथम है यानी कि चोलों और जो है पांड्य और श्रीलंका की संयुक्त सेनाओं के बीच में लड़ा गया। ये युद्ध कई बार पूछ लिया जाता है, वेलूर का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया और इसमें जीत किसकी हुई? जीत परांतक प्रथम की हुई, और युद्ध जो है चोलों और पांड्यों और श्रीलंका की संयुक्त सेनाओं के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने पश्चिम गंगों की सहायता से किस युद्ध में चोलों को परास्त किया? तो देखिए राष्ट्रकूट नरेश जो कृष्ण तृतीय था, इसने ये भी काफ़ी महान हुआ है, और इसने पश्चिमी गंगों की सहायता से जो है चोलों को किस युद्ध में परास्त किया? तक्कोलम के युद्ध में परास्त किया। देखिए ये जो युद्ध था
आपका राष्ट्रकूट, ये तकोलम का युद्ध ये 949 ईस्वी में लड़ा गया था। पहली बात तो ये, ठीक है, 949 ईस्वी में लड़ा गया। दूसरी बात की जो ये पश्चिमी गंग थे ये काफ़ी शक्तिशाली हुआ करते थे और ये जिसके साथ मिल जाते थे उसकी जो है जीत पक्की होती थी। मतलब गंग जो है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे और गंगों के साथ कृष्ण तृतीय मिल गया है, राष्ट्रकूट मिल गए हैं, वो भी काफ़ी शक्तिशाली थे। तो इस युद्ध में जो है परांतक प्रथम जो है काफ़ी महान शासक है और ये क्या है, बुरी तरह से परास्त हो जाता है। और परास्त तो हो जाता है और मान लीजिए इसका हिस्सा है, अगर इसका राज्य है तो इसका उत्तरी भाग जो है ये कौन छीन लेते हैं, राष्ट्रकूट नरेश जो कृष्ण तृतीय और गंग हैं ये छीन लेते हैं। मतलब उत्तरी भाग जो है वो राष्ट्रकूट साम्राज्य में मिला लिया जाता है। किसका? चोलों का। परांतक प्रथम की सीमा दक्षिण में कहाँ थी? तो देखिए उत्तरी भाग तो मिला लिया है राष्ट्रकूटों ने, लेकिन जो दक्षिण भाग है वो कौन सा है? कन्याकुमारी तक परांतक जो है इसकी सीमा थी, कन्याकुमारी तक। चिदम्बरम मंदिर का निर्माण तंजौर में किसने करवाया था? तो तंजौर में चिदम्बरम मंदिर का निर्माण जो है वो परांतक प्रथम ने करवाया था। चोल इतिहास की महानता का युग जो है किससे प्रारंभ होता है? तो सबसे ज़्यादा महानता का जो युग शुरू होता है वो राज प्रथम के समय से शुरू होता है। इसका टाइम पीरियड जो है 985 से 1014 ईस्वी है। देखिए अगर हम महमूद गजनवी की बात करते हैं तो महमूद गजनवी इसी टाइम पीरियड में जो है युद्ध कर रहा था भारत में, और अगर वो दक्षिण भारत जाता तो राज प्रथम जो है इसको छोड़ता नहीं, उसे जिंदा लौटने नहीं देता, इतना तो पक्का था, इसीलिए वो गया भी नहीं। कंडलूर शालेकल मरुत उपाधि किसने धारण की थी? तो कंडलूर शालेकल मरुत जो उपाधि है, देखिए उपाधियां याद रखिएगा, थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेंगी आपको पर एक दो बार याद रखिए। कंडलूर शालेकल मरुत उपाधि जो है वो राज प्रथम ने जो है धारण की थी। देखिए चेर की जो ये धारण क्यों की थी वो भी सुन लीजिए। जो चेर की नौसेना शक्ति थी उसको कहाँ पर हराया था? कंडलूर में हराया था। और चेर और चोलों की जो नौसेना थी दोनों ही शक्तिशाली थी, और चेर की नौसेना शक्ति को कंडलूर में हराने के बाद राज प्रथम ने क्या किया? चेरों को हरा दिया कंडलूर में और कंडलूर शालेकल मरुत की उपाधि धारण की। राज प्रथम ने श्रीलंका के किस शासक को पराजित किया? तो देखिए देखिए श्रीलंका से भी जो है मतभेद चल रहा है, शुरू हो गया था किसके टाइम पीरियड से? तो परांतक के टाइम पीरियड से, तो वहाँ पर भी इन्होंने मात दी थी। अब देखिए श्रीलंका का जो राजा है महेंद्र पंचम, इसको किसने पराजित किया? राज प्रथम ने पराजित कर दिया। ठीक है। दक्षिणी व एशियाई देशों के साथ व्यापार को अपने अधिकार में कौन लाना चाहता था? देखिए राज प्रथम जो है काफ़ी महान शासक था। इसने क्या किया? श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम को पराजित कर दिया। और इसको पराजित करने का काम क्या, पराजित किया क्यों था? तो देखिए राज जो प्रथम था वो श्रीलंका के उत्तरी हिस्से को जीत लेता है। जैसे अगर ये श्रीलंका है मान लीजिए, तो इसके उत्तरी हिस्से को जीत लेता है। जीतने का कारण ये था कि ये जो है कंबोडिया हो गया, जावा सुमात्रा है, इंडोनेशिया है, अंडमान निकोबार जैसे देश जो हैं इस तरफ के, यानी कि एशियाई देश, दक्षिण एशियाई देश, उन पर एकाधिकार करना चाहता था। व्यापार जो है सुदृढ़ करना चाहता था, व्यापार पर एकाधिकार जो है प्राप्त करना चाहता था। इसीलिए इसने क्या किया था? श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम को हराया था। और दक्षिण और एशियाई जो देशों पर व्यापार करके अधिकार कौन करना चाहता था? राज प्रथम। इसने क्या किया? अपनी जो राजधानी थी वो अनुराधापुर से हटाकर कहाँ कर ली थी? जयनाथ मंडल कर ली थी, ताकि जो है इसकी नज़र जो है व्यापार पर बनी रहे। जयनाथ मंडल इसने अपनी राजधानी कर ली अनुराधापुर से हटाकर। राज प्रथम ने उपाधि कौन सी धारण की? तो इसने श्रीलंका को के जो उत्तरी हिस्सा था श्रीलंका का उसको जीतने के बाद शिवपाद शेखर की उपाधि जो है धारण की, और एक शिव मंदिर जो है उसका निर्माण भी वहाँ पर श्रीलंका में करवाया था। दक्षिण भारत, देखिए शैव मत जो है इसका सबसे ज़्यादा जो है प्रचार किया है कि इन्होंने चोलों ने। तो इस शिवपाद शेखर मंदिर का भी निर्माण चोलों ने करवाया है, राज प्रथम ने। दक्षिण भारत की किस शासक ने कलिंग सहित 12,000 द्वीपों पर अपना अधिकार जो है वो स्थापित किया? तो किसने स्थापित किया था? राज प्रथम ने। देखिए
9वीं 10वीं शताब्दी में ये महानता का काम जो करना है बहुत ही कठिन था। इससे पता चलता है चोलों की जो शक्ति है उसका। आज भारत के पास इतनी शक्ति होने के बाद भी वो 12,000 द्वीपों का मालिक नहीं है, शासक नहीं है, लेकिन जो चोल राजा था राजराज प्रथम, उसने अकेले ही 12,000 द्वीपों पर अपना अधिकार स्थापित किया, वो भी कलिंग सहित। कलिंग भी काफ़ी महान जो है साम्राज्य था। राजराज प्रथम ने अंतिम युद्ध में जीता। किसको जीता था? देखिए, इसने अंतिम युद्ध में जीता है किसको? मालद्वीप को। साथ ही साथ लक्षद्वीप जो है इसको भी जीत लिया था। ऐतिहासिक प्राकथन के साथ अभिलेख को लिखने की प्रथा का शुरुआत किसने किया? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है। ऐतिहासिक प्राकथन के साथ अभिलेखों को लिखने की शुरुआत जो है राजराज प्रथम के द्वारा की गई थी, और इसने एक दूत मंडल जो है वो भी चीन भेजा था। मुम्माद्वी चोल, देव, जयगोंड, चोल मातरंड प्रसिद्ध उपाधियाँ किसकी थी? तो ये उपाधियाँ याद रखिएगा, सारी उपाधियाँ इंपॉर्टेंट हैं। मुम्माद्वी चोल, देव, जयगोंड, चोल मातंड जो उपाधियाँ थी वो किसकी थी? वो राजराज प्रथम की थी, जिसने 12,000 द्वीपों को जीता था। 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण किसने करवाया? तो सन 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण जो करवाया है राजराज प्रथम ने करवाया है। देखिए, आप कह सकते हैं कि जो संपूर्ण साम्राज्य है उसमें स्थानीय स्वशासन को इसने प्रोत्साहन दिया था। वैसे भी चोल साम्राज्य जो है वो स्थानीय स्वशासन के लिए काफ़ी फेमस है। वृहदेश्वर मंदिर के निर्माता कौन है? तो राजराज प्रथम जो है वृहदेश्वर मंदिर के निर्माता है। देखिए, ये जो मंदिर है थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लें। वृहदेश्वर मंदिर का नाम जो है राजराज प्रथम ने बनवाकर और इसका नाम रखा था राजराजेश्वर मंदिर। क्या रखा था? राजराजेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर शैव मंदिर रखा था। देखिए, यहाँ नंदी की मूर्ति का और शिवलिंग जो है वो बना हुआ है, नंदी की मूर्ति बनी हुई है, और उनका औसत से बहुत ज़्यादा ऊंचाई की वजह से ये फेमस है। आप ये कह लीजिए 7 मंजिला मकान या 10 मंजिला मकान जितनी ऊंचाई जो है उस नंदी की मूर्ति और शिवलिंग की है। ठीक है, और ये कहाँ पर बना हुआ है? ये तमिलनाडु में बना हुआ है। वृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में, यानी कि तंजौर में। तंजौर का अब नाम क्या है? तंजावुर। तमिलनाडु के पास तंजावुर के पास स्थित है। ग्रेनाइट से बना हुआ है और यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है उसमें भी ये शामिल कर लिया गया है। अपने शासन के 5वें वर्ष किस चोल शासक ने पूरी लंका को विजित किया? देखिए, लंका के उत्तरी भाग को किसने जीता था? अभी हमने बात की थी, राजराज प्रथम ने जीता था और महेंद्र पंचम को हराया था। और अब यहाँ पर पूरी लंका को जीतने का काम कौन कर रहा है? राजेंद्र प्रथम कर रहा है। कौन कर रहा है? राजेंद्र प्रथम कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ वृहदेश्वर मंदिर के बारे में और रह गई थी, जो अगर आप देखिए साउथ मूवीज़ देखते हैं, दक्षिण भारत की मूवीज़ देखते हैं और उसके शौकीन हैं, तो बहुत सी जो साउथ इंडियन जो फिल्में हैं उनमें ये मंदिर जो है वो दिखाया गया है। मतलब ज़्यादातर शूटिंग जो है इस मंदिर के आसपास की जाती है, काफ़ी फेमस होने की वजह से। अपने शासन के 5वें वर्ष में राजेंद्र प्रथम ने पूरी लंका को जीत लिया था। देखिए, राजराज प्रथम का ये योग्य पुत्र था और राजराज ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीता था, और इसने पूरे जो है लंका को जीत कर और किसको बंदी बना लिया? आपके महेंद्र पंचम जो था उसको क्या कर लिया? बंदी बना लिया। चोल पांडे की उपाधि धारण किसने की? तो राजाधिराज जो है, राजाधिराज, ये राजेंद्र प्रथम का पुत्र था। किसका पुत्र था? राजेंद्र प्रथम का पुत्र था राजाधिराज। और अनेक राज्यों पर अधिकार करने के बाद जो ये राजेंद्र प्रथम है, इसने पांड्य प्रदेश का वायसराय जो है किसको नियुक्त किया था? आपके अपने बेटे राजाधिराज को पांड्य प्रदेश का वायसराय नियुक्त कर दिया था। चोल पांड्य की उपाधि जो है राजाधिराज ने ले ली थी, जो कि राजेंद्र प्रथम का बेटा था। गंगईकोंड चोल की उपाधि किसने धारण की? काफ़ी उपाधि जो है ये फेमस है। गंगईकोंड चोल काफ़ी बार पूछा गया है। राजेंद्र प्रथम की उपाधि रही है, जो कि आपके राजराज का प्रथम का बेटा था, और राजेंद्र जो प्रथम है राजाधिराज का जो है पिता था। इसने क्या किया? गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की। और उत्तर में राजेंद्र प्रथम ने पाल शासक, देखिए
पाल शासक कहाँ पे थे, तो आपके पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो उसका जो महिपाल शासक था, महिपाल को इसने क्या किया था, पराजित किया था। और पराजित करने के बाद महिपाल को फिर ये गंगईकोंड चोल की उपाधि जो है धारण की थी। देखिए एक चीज़ यहाँ पर सोचने वाली है, समझने वाली है। जैसे उत्तर भारत की अगर बात करें, उसका पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने दक्षिण भारत में अभियान किया था। उसी प्रकार जो राजेंद्र प्रथम है, वो दक्षिण भारत का ऐसा पहला शासक था जिसने उत्तरी भारत पर अभियान किया था। और अगर उसके बाद की बात करें तो अकबर ने किया था। चोल गंगम नाम से विशाल तालाब का निर्माण किसने करवाया था, तो राजेंद्र प्रथम जो है इसने अपनी नवीन राजधानी बनाया, किसको, चोल गंगम जगह को, और फिर यहाँ पर एक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था। राजेंद्र प्रथम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजय कौन सी है, राजेंद्र प्रथम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजय जो है वो कौन सी है, श्री विजय साम्राज्य को इसने जीता था 1035 ईस्वी में। देखिए 1035 ईस्वी में कडारम के श्री विजय साम्राज्य के शासक थे कुलोतुंग वर्मन। नाम सुना होगा आपने, अगर इतिहास के आप स्टूडेंट रहे हैं तो कुलोतुंग वर्मन जो था श्री विजय साम्राज्य का शासक था, और इसके विरुद्ध इसने सफल सैनिक अभियान किया था। और श्री विजय साम्राज्य जो है वो मलाया, सुमात्रा और जो जावा द्वीप है उन पर अधिकार रखता था, और उसको किसने जीत लिया था, राजेंद्र प्रथम ने जीत लिया था। पंडित चोल, वीर राजेंद्र, मुंडी गुंड चोल, गंगईकोंड चोल उपाधियां किसने धारण की। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है उपाधियां हैं, किसकी हैं, ये सारी उपाधियां राजेंद्र प्रथम की है। याद रखिएगा, पंडित चोल, वीर राजेंद्र, मुंडी गुंड चोल, गंगईकोंड चोल, ये उपाधियां किसकी है, राजेंद्र प्रथम की। दक्षिण भारत में, प्राचीन काल में दक्षिण भारत में जो है वैदिक शिक्षा और दर्शन का प्रचुर विकास किसके समय में हुआ है, तो प्राचीन काल में राजेंद्र चोल के समय में हुआ है। इसने वैदिक साहित्य के अध्ययन के लिए क्या किया, एक विशाल विद्यालय जो है उसका निर्माण करवाया, उसकी स्थापना करवाई। राजाधिराज प्रथम कौन था, तो ये राजाधिराज जिसकी बात की थी, चोल पांडे की उपाधि इसने धारण की थी, राजेंद्र प्रथम का पुत्र था। और इसने चेर, पांड्य और लंका की सेना के संघ को पराजित किया था। किसने, राजेंद्र प्रथम के इस पुत्र ने। किस सेना को, चोल और चेर की, पांड्य और चेर की और लंका की, इन तीनों के संघ को खत्म किया था राजाधिराज ने। विजय राजेंद्र उपाधि किसने धारण की थी, विजय राजेंद्र उपाधि जो है वो राजाधिराज प्रथम की उपाधि है। कल्याणी पर विजय प्राप्त करके वहाँ अपना राज्याभिषेक करवाया था, और यही यहाँ उपाधि इसने धारण की थी। और इसने अश्वमेघ यज्ञ जो है वो भी करवाया था। तो कल्याणी पर विजय प्राप्त करने के बाद इसने ये उपाधि धारण की। कोपम का युद्ध हुआ था, कोपम का युद्ध जो है वो राजाधिराज और कल्याणी के चालुक्य के बीच में हुआ था, यानी कि चोलों के बीच में और कल्याणी के चालुक्यों के बीच में हुआ था। और इसमें ये जो कोपम का युद्ध है काफ़ी फेमस है। देखिए इस युद्ध में ये जो राजाधिराज था ये मारा जाता है, और उसका छोटा भाई होता है कौन, राजेंद्र सेकंड। तो राजेंद्र सेकंड क्या करता है, अपने भाई की मौत का बदला उसी युद्ध में लेता है, कोपम के युद्ध में। और जो है अपने भाई की हत्या का बदला युद्ध क्षेत्र में ही चालुक्यों को पराजित करके लिया। साथ ही अपना राज्याभिषेक जो था वो भी इसी युद्ध क्षेत्र में जो है किया। कोल्हापुर में जय स्तंभ को स्थापित करने वाला कौन था, तो कोल्हापुर में जय स्तंभ जो है इस कोपम के युद्ध को जीतने के बाद राजेंद्र सेकंड ने यहाँ पर जय स्तंभ स्थापित किया। परकेसरी की उपाधि जो है काफ़ी फेमस है। परकेसरी की उपाधि किसने धारण की थी, तो राजेंद्र द्वितीय ने धारण की थी। कुडल संगमम का, ये देखिए काफ़ी फेमस युद्ध है कुडल संगमम का युद्ध। तो इस युद्ध में सोमेश्वर प्रथम यानी कि जो चालुक्य था उसको पराजित किसने किया था, तो चालुक्यों को पराजित किया था चोलों ने, चोल सेनाओं ने 1062 ईस्वी में। और इस युद्ध में कौन था, राजेंद्र द्वितीय था कुडल संगमम के युद्ध में। वीर राजेंद्र ने उपाधि कौन सी धारण की थी, तो वीर राजेंद्र ने उपाधि धारण की थी राजकेसरी की। और ये वीर राजेंद्र कौन था, तो ये राजेंद्र सेकंड के बाद शासक बना था, उसका छोटा भाई था। किसका भाई था, इसी राजेंद्र द्वितीय का छोटा भाई था वीर राजेंद्र। पश्चिमी चालुक्य शासक सोमेश्वर ने किस नदी में कूदकर आत्महत्या की, तो जो तुंगभद्रा नदी है उसमें ये इसने आत्महत्या की थी। बार बार जो है अपमान से त्रस्त होकर
युद्ध में हार जाता था महान शासक, और रोग भी इसको लग गया था। तो इन दोनों वजह से इसने क्या किया, अपमान को सह नहीं पाया, रोग की वजह से जो है ये इसने क्या किया, तो तुंगभद्रा नदी में अपनी जो है जान दे दी। और वीर राजेंद्र जो कि इसी का क्या था, समकालीन था, तो वीर राजेंद्र जो है इसके समय में ये घटना घटित हुई थी, और इसके सम्मान में ये जो वीर राजेंद्र था इसने क्या किया, एक विजय स्तंभ का निर्माण भी करवाया था। विजयालय द्वारा स्थापित चोल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो विजयालय द्वारा स्थापित चोल साम्राज्य का अंतिम शासक अधिराजेंद्र था। देखिए एक जन विद्रोह हो जाता है और उसी के दौरान इसकी हत्या कर दी जाती है। अब देखिए पहले संगम वाला हो गया, ठीक है, उसके बाद चोल साम्राज्य हो गया, अब चलेगा चोल चालुक्य वंश इसी चोल साम्राज्य के भीतर, ठीक है। चोल चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था, तो कुलोतुंग प्रथम जो था 1070 से 1120 ईस्वी में चोल चालुक्य वंश का संस्थापक था। पूर्वी चालुक्य जो वंशीय राजा राजेंद्र द्वितीय जो है उसी ने क्या किया, अपना नाम चेंज करके राजा बना था, ठीक है। कौन, पूर्वी चालुक्य वंश का राजा था राजेंद्र द्वितीय, उसने अपना नाम चेंज करके कुलोतुंग प्रथम रख लिया और शासक बन गया। और ये जो है राजेंद्र जो प्रथम है उसका पोता था, ठीक है। इसका खुद का नाम था राजेंद्र द्वितीय और ये राजेंद्र फर्स्ट का क्या था, पोता था, जिसने नाम चेंज करके कुलोतुंग प्रथम रख लिया। ये भी काफ़ी अच्छा शासक रहा है। कलचुरी शासक यशः कर्णदेव और कलिंग नरेश अनंत वर्मन को पराजित किसने किया था, तो अनंत वर्मन को यानी कि जो कि कलिंग नरेश का शासक था और कलचुरी शासक को जो पराजित करने वाला था वो था कुलोतुंग प्रथम, ठीक है। किसके समय श्रीलंका के शासक विजय बाहु ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, तो कुलोतुंग प्रथम के समय। देखिए ये एक चीज़ तो बढ़िया हुई कि इसने कलचुरी के और कलिंग नरेश को हरा दिया, लेकिन एक बात इसके समय में बुरी ये हुई, श्रीलंका का जो शासक था विजय बाहु, इसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। श्रीलंका किसके हाथ में था, चोलों के हाथ में था, अब निकल गया। अब विजय बाहु ने क्या किया, अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर ली कुलोतुंग प्रथम के समय में, ठीक है। चोल वंश का कौन सा शासक था जिसने चुंगियों और तटकरों को समाप्त किया, बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न। तो कुलोतुंग प्रथम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कुलोतुंग प्रथम ने चुंगियों और तटकरों को समाप्त किया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है व्यापार कर सकें, ठीक है। और साथ ही इसने भू राजस्व निर्धारण करके जो भूमि का पुनः सर्वेक्षण है वो भी करवाया था। चोल वंश का वह कौन सा शासक था जिसने 1077 ईस्वी आएगा यहाँ पर, 1077 ईस्वी में 72 या 92 व्यक्तियों का दूत मंडल भेजा। तो ये प्रश्न पूछा गया है एक दो बार फर्स्ट ग्रेड में, तो देखिए और कॉलेज लेक्चरर की परीक्षा में भी। तो देखिए चीनी ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है कि चोल वंश का ये जो शासक था कौन सा, कुलोतुंग प्रथम, इसने क्या किया था 1077 ईस्वी में। देखिए कई किताबों में 72 लिखा है, कई किताबों में 92 व्यक्ति लिखे हैं, तो दोनों मैंने लिख दिए हैं, दोनों आप याद रखिएगा। तो 72 या 92 व्यक्तियों का दूत मंडल चीन भेजा था कुलोतुंग प्रथम ने। कटहकंड चोल, मलैनु, डुगोंड, सुगम, तवित्र नामक उपाधियां किसने धारण की, तो देखिए सुगम तवित्र का अर्थ होता है करों को हटाने वाला, ठीक है। तो ये उपाधियां जो है कुलोतुंग प्रथम ने जो है धारण की थी, तट करों को समाप्त किया था, चुंगी कर को समाप्त किया था इसने। तो उपाधियां सभी आपने याद रखनी है। त्याग समुद्र की उपाधि किसने धारण की, तो विक्रम चोल ने उपाधि धारण की थी 1120 से 1133 ईस्वी तक। देखिए छोटी सी एक बात है कि कुलोतुंग प्रथम जो है उसके कई उत्तराधिकारी हुए हैं, उनकी दो तीन बातें आपको, दो तीन प्रश्नों के अंतर्गत मैं आपको आगे बताऊंगी। देखिए इसने क्या किया, चिदम्बरम में ही एक चिदम्बरम जगह का नाम है, वहाँ पर इसने नटराज मंदिर जो है उसका पुनरुद्धार करवाया। यानी कि नटराज मंदिर किसका होता है, शिव जी का, और वैसे भी ये शैव मत को मानने वाले थे, ठीक है। साथ ही इसने क्या किया, मंदिर के भीतर जो है चिदम्बरम में जो नटराज मंदिर था उसका तो पुनरुद्धार करवाया, और उसी के अंदर एक मंदिर था जिसका नाम था गोविंद राज मंदिर। तो गोविंद राज मंदिर से प्राचीन जो वैष्णव मूर्ति थी विष्णु भगवान की उसको उठाकर समुद्र में फेंकवा दिया था, और इसीलिए इसने त्याग समुद्र उपाधि जो है वो धारण की थी, ठीक है। नटराज मंदिर इसने बनाया, लेकिन इसने जो पुनरुद्धार करवाया था वो जबरन लोगों से टैक्स लेकर, पैसा लेकर जो है बनवाया था, और उस समय इसके जो है विक्रम चोल के
समय में क्या चल रहा था, बाढ़ जैसे हालात थे चोल साम्राज्य में, और साथ ही साथ अकाल भी पड़ा हुआ था। और उस टाइम पे इसने नटराज मंदिर का जो है निर्माण करवाया था। तो आप इसको बढ़िया शासक नहीं कह सकते। अगर रोटी नहीं है तो आप मंदिर क्यों बनवा रही हैं। कुछ कहते हैं कि कुलोत्तुंग द्वितीय ने 1133 से 1150 ईस्वी का टाइम पीरियड था। कुलोत्तुंग सेकंड का, जो कि विक्रम चोल के बाद शासक बनता है, उसने मूर्ति समुद्र में फिकवाई थी। तो दोनों तथ्य याद रखें। अगर आपको पता चलता है कि किसने फिकवाई थी, विक्रम चोल ने या कुलोत्तुंग सेकंड ने, तो आप बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। फिलहाल मुझे नहीं पता चला कि दोनों जो है तथ्य मुझे मिले हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ। त्याग समुद्र उपाधि वैसे विक्रम चोल की थी। विक्रम चोल के पश्चात शासक कौन बना, तो 1133 से 1150 में कुलोत्तुंग द्वितीय शासक बना था। और कहा जाता है कि मूर्ति इसने फिकवाई थी, ठीक है, और समुद्र में। तो दोनों चीज़ें याद रखें। कुलोत्तुंग द्वितीय के बाद शासक कौन बना, ये भी ठीक ठाक राजा था, कोई बढ़िया नहीं था। राजा द्वितीय जो है वो शासक बना था इसके बाद। और इसके समय में चारों ओर शक्तिशाली जो सामंत हैं उनका उदय हो गया था। यानी कि जो शासक की जो स्थिति है वो डामाडोल हो गई थी। मतलब शासक इतना जो है शक्तिशाली नहीं था, तभी सामंत जो है वो उभर कर सामने आने लगी थी। और इसका कोई पुत्र भी नहीं था, ये भी ध्यान रखिएगा। राजाधिराज द्वितीय शासक बना तो 1173 से लेकर 1182 में शासक बना था। देखिए इसके समय में पांड्य वंश के 2 राजकुमार थे। एक का नाम तो था कुलशेखर, ठीक है, एक का नाम था कुलशेखर और एक का नाम था आपके वीर पांडे, ठीक है, वीर पांडे। तो 2 जो है पांड्य वंश के 2 राजकुमार थे। इनके बीच में गद्दी को लेकर उत्तराधिकारी युद्ध छिड़ जाता है। राजाधिराज जो सेकंड है वो पता है किसका साथ देता है, वो वीर पांडे का साथ देता है। और जो ये कुलशेखर है इसका साथ देता है जो श्रीलंका का पराक्रम बाहु है वो साथ देता है। और वीर पांडे की जीत हो जाती है, मतलब राजाधिराज द्वितीय की जीत हो जाती है। और इनको कोई खास फायदा नहीं होता इनकी हेल्प करने के बावजूद, क्योंकि सामंतों की शक्ति जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। चोल चालुक्य वंश का अंतिम जो है शासक कौन था, अंतिम महान शासक कौन था, यहाँ पर महान आना चाहिए, अंतिम शासक नहीं है, अंतिम महान शासक है। तो कुलोत्तुंग तृतीय जो है अंतिम महान शासक था। और इसके समय में जो है मान लीजिए कि मोहम्मद गोरी का टाइम पीरियड चल रहा है भारत में, ठीक है। होयसलों और चेरों को किसने परास्त किया था, तो कुलोत्तुंग तृतीय ने होयसलों और चेरों को परास्त किया था। देखिए 1182 में क्या होता है कि वीर पांडे को ये पराजित कर देता है। पता नहीं क्या स्थिति रही होगी। वीर जो पांडे हैं इसको शासक किसने बनाया था, राजाधिराज सेकंड ने। और अब इसके टाइम में कुलोत्तुंग तृतीय के टाइम में पता नहीं वीर पांड्यों के साथ क्या इनकी जो है खटपट हो गई कि इसने क्या किया, जो है पांड्यों को पराजित कर दिया 1182 में। और कुलोत्तुंग तृतीय कुछ समय के बाद पांड्य जटावर्मन कुलशेखर की सहायता से, देखिए कुलोत्तुंग तृतीय के कुछ समय टाइम पीरियड बाद ही जो पांड्य थे उन्होंने क्या किया, जटावर्मन पांड्य कुलशेखर की सहायता से विद्रोह करवा दिया। और 1205 जो ईस्वी थी उसमें क्या किया, पांड्य राज्य के आक्रमण से चोल साम्राज्य पूरी तरह से तहस नहस हो गया। यानी कि इसने क्या किया, पहले तो वीर पांड्य को पराजित किया और बाद में जटावर्मन कुलशेखर की सहायता से पांड्यों ने चोलों को हरा दिया। 1216 से 1250 ईस्वी में शासक कौन बना, तो राजा राज तृतीय जो था वो शासक बना 1216 से 1250 ईस्वी में। देखिए ये निर्बल शासक था राजा राज तृतीय, ठीक है, चोल चालुक्य वंश का निर्बल शासक था। और पांड्य नरेश जो सुंदर था, पांड्य नरेश सुंदर, इसने आक्रमण करके किसको बंदी बना लिया, राजा राज तृतीय को बंदी बना लिया। और फिर जो होयसल शासक था जिसका नाम था नरसिंह सेकंड, तो नरसिंह सेकंड के कहने पर इसे मुक्ति दिलवाई गई। तो सुंदर पांडे ने तो इसको क्या किया, चोल नरेश राजा राज तृतीय को बंदी बना लिया। देखिए और जो आपके होयसल शासक है नरसिंह सेकंड, इसके कहने पर मुक्ति दिलवा दी गई। राजेंद्र तृतीय को किसने पराजित किया, तो 1250 से जो है इसका टाइम पर आता है 79 तक, ठीक है। तो 79 आप मान लीजिए कि चोलों की कहानी खत्म हो गई, ठीक है। इसका टाइम पीरियड है 1250 से लेकर। तो ये जो राजेंद्र तृतीय था अंतिम शासक था। चालुक्य नरेश सोमेश्वर तृतीय ने इसको क्या किया था, पराजित कर दिया था।
ये अंतिम चोल शासक था और इसने क्या किया, इसने सुंदर पांडे को हरा दिया था। ये जो राजेंद्र तृतीय था, इससे सुंदर पांडे को हरा दिया। और राजेंद्र तृतीय को किसने हराया, चालुक्य नरेश सोमेश्वर तृतीय ने। तो यहाँ पर इनकी जो कहानी है यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। मणिमंगलम का युद्ध किनके मध्य हुआ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मणिमंगलम का युद्ध ये हुआ था आपके नरसिंह वर्मन फर्स्ट जो कि पल्लव शासक था, और पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्य, इन दोनों के मध्य जो है मणिमंगलम का युद्ध हुआ था। देखिए अब हमने सारे शासक जो है चोल साम्राज्य के पढ़ लिए हैं, और इसके पश्चात जो है हम जो भी आपका प्रशासन है, कला है, संस्कृति है, साहित्य है, उन सब चीज़ों को जो है अगली 1 या 2 वीडियो में, चोल साम्राज्य की जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम देखेंगे चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था। ठीक है, तो धन्यवाद आज के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।